विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ लोकतंत्र के विषय में नेहरू और डॉक्टर लोहिया के विचार। तो विद्यार्थियों, पहले वीडियो में हमने नेहरू जी के बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र के विषय में और समाजवाद के बारे में उनके क्या विचार हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विषय में डॉक्टर लोहिया के क्या विचार हैं। विद्यार्थियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्हें विद्रोही प्रवृत्ति के एक बौद्धिक राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता है। मृत्युशैया पर विलिंगटन अस्पताल में 12 डॉक्टरों से ऐसे अपने को घिरा हुआ देखकर लोहिया ने कहा, इस देश के लाखों लोगों को एक डॉक्टर भी नहीं देख पाता। यहाँ इतने सारे डॉक्टर सिर्फ एक आदमी को देख रहे हैं। लोहिया के शब्दों में शब्द उनके अंतर्मन को पीड़ा को दर्शाते थे। लोहिया के ये शब्द जो हैं उनके अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, विद्रोही तो वह जन्मजात से ही थे। बुद्धिजीवी होते हुए भी आजीवन सक्रिय राजनीतिज्ञ बने रहे। डॉक्टर लोहिया का संक्षिप्त जीवन वृत्त। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद जिले के अकबरपुर कस्बे में हुआ था। उनके परिवार में अनेक पीढ़ियों से लोहे का व्यापार चल रहा था। 1929 में उन्होंने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से बीए ऑनर्स किया। 1933 में बर्लिन जर्मनी के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की और 1934 में उन्होंने कोलकाता से कांग्रेस सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली और उसी वर्ष कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापना में उन्होंने सहयोग दिया। 1939 में युद्ध विरोधी प्रचार के लिए डॉक्टर लोहिया पहली बार बंदी बनाए गए। भूमिगत रहकर अत्यंत कुशलता पूर्वक वे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। लगभग 21 महीनों की भूमिगत कार्यवाही के बाद 10 मई 1944 को मुंबई में गिरफ्तार कर लिए गए। देश के विभाजन से पहले और बाद में वह गांधी जी के साथ सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के प्रयास में जुटे रहे। 1953 में समाजवादी पार्टी और आचार्य कृपलानी की कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का विलीनीकरण हुआ। दोनों पार्टियों को मिलाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के महासचिव पद का भार लोहिया जी ने संभाला और 1960 में उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसमें 4 बातों पर बल दिया गया। पहला, अंग्रेजी हटाओ, दाम बांधो, हिमालय बचाओ और जाति तोड़ो। ये 4 बातों पर उन्होंने अपना कार्यक्रम 1960 में शुरू किया था। 1963 के इस उपचुनाव में वह फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए चुने गए। 12 अक्टूबर 1967 को विलिंगटन अस्पताल में उनका देहांत हो गया। लोहिया पर कार्ल मार्क्स और गांधी दोनों का प्रभाव था, परंतु न वह पूरे मार्क्सवादी थे न ही पूरे गांधीवादी थे। वह चाहते थे कि गांधी जी या मार्क्स का अंधा भक्त न बनकर इनके सिद्धांतों की मूल्यवान बातों को ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों को साथ साथ लेकर के वो चले। देखिए, लोकतंत्र में जनसाधारण की महिमा अथवा गरिमा यानी डिग्निटी पर भरोसा रखा जाता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि हर ऐसा विचारक जो लोकतंत्र का समर्थक हो, यह चाहेगा कि व्यक्ति को विकास के अधिकतम सुअवसर प्रदान किए जाए। डॉक्टर लोहिया ने मुख्य रूप से निम्नलिखित स्वतंत्रताओं या अधिकारों का प्रतिपादन किया, जैसे काम का अधिकार, यात्रा यानी सफर करने का अधिकार, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार। भारत में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बहुत से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। जैसे उन्हें राजनीतिक दलों का सदस्य बनने की मनाही की गई। लोहिया की दृष्टि में इस तरह का कोई प्रतिबंध ठीक नहीं है। इसे उन्होंने समाजवादी दास्ता सोशलिस्ट सेल्वरी नाम दिया। उनके अनुसार समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत चीजों का उत्पादन और वितरण दोनों राज्यों के द्वारा होता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि अधिकतर उद्योगों और काम धंधों पर राज्य का नियंत्रण होगा, अर्थात ज्यादातर नागरिक सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना कहाँ तक न्याय संगत है। अधिकारों के संबंध में लोहिया की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह थी कि स्वतंत्रता जितनी बाहरी परिस्थितियों या सुविधाओं पर निर्भर है, उतनी ही अंदरूनी अनुशासन पर भी निर्भर है। लोहिया ने कहा कि अनुशासित आदमी की तुलना बहुत पहले एक स्मरणीय श्लोक में कछुए से की गई, जो अपने शरीर के हिस्सों पर पूरा नियंत्रण कर सकता है और उन्हें समेट सकता है। बाहरी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अंदरूनी अनुशासन
बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने अपने जीवन में स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों को साथ साथ चलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में स्वतंत्रता होना अत्यधिक आवश्यक है, उसी प्रकार से व्यक्ति को अनुशासित होकर के अपने लोकतांत्रिक भावना को जगाना होगा और स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखना होगा, तभी जाकर के ये सारे अधिकार जो है उन्हें प्राप्त हो पाएंगे, बखूबी उनका प्रयोग कर पाएंगे। समानता लोकतंत्र का मूल मंत्र है। 1966 में संयुक्त समाजवादी दल ने डॉक्टर लोहिया के मार्गदर्शन पर एक कार्यक्रम तय किया। इसे क्रियान्वित करने के लिए कई तरह की समानताओं की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि नर और नारी समानता यानी स्त्री पुरुष समानता, रंग भेद पर आधारित असमानताओं का उन्मूलन, जन्म और जाति संबंधी असमानताओं की समाप्ति, योजनाबद्ध उत्पादन ताकि निजी स्वामित्व यानी पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक असमानताएं दूर की जा सके। डॉक्टर लोहिया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मार्क्स, गांधी और समाजवाद में यह कहा कि समानता के दो पहलू हैं, भौतिक समानता और आध्यात्मिक समानता। भौतिक समानता का अर्थ है उनका कि आर्थिक संसाधनों का समान बंटवारा, जबकि आध्यात्मिक समानता के अंतर्गत आंतरिक धैर्य और बंधुता आदि गुण शामिल हैं। इसलिए समानता के सिद्धांत को उसके समग्र रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो भौतिक समानता और आध्यात्मिक समानता का उन्होंने बात की कि आर्थिक संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए, समान विभाजन होना चाहिए और आध्यात्मिक समानता के अंतर्गत आंतरिक धैर्य और बंधुता का गुण हमेशा विकसित होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने नर और नारी समानता पर भी बहुत जोर दिया। जिस प्रकार शूद्र, हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग विशेष अवसरों के बिना ऊंचा नहीं उठ सकते, वैसे ही स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानताएं हैं उनको दूर करने का उपाय महिलाओं को कुछ ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। लोहिया ने कहा कि हिंदुस्तान की औरत दुनिया के दुखी लोगों में सबसे ज्यादा दुखी, भूखी, मुरझाई और बीमार है। गांधी ने राम राज्य की कल्पना तो कर ली, पर सिर्फ राम राज्य नहीं चाहता हूं, मैं सीता राम राज्य चाहता हूं। यदि भारतीय समाज में घर घर सीता राम राज्य पहुंच जाए तो पति पत्नी के आपसी रिश्तों भी जो है अच्छे होने लगेंगे। डॉक्टर लोहिया महिलाओं की समस्याओं को प्रश्नों के माध्यम से संसद में उठाने वाले महापुरुष नेता थे। स्त्री पर किए जाने वाले अत्याचार, उनके कुपोषण, कुओं या तालाब से पानी लाने के लिए होने वाले कष्ट, चूल्हे के धुएं के कारण होने वाली आंखों की खराबी, नारी की रसोई की गुलामी आदि कई प्रश्नों पर चर्चा डॉक्टर लोहिया ने संसद में कराई थी। गजानन माधव मुक्ति बोध ने डॉक्टर लोहिया के बारे में क्या कहा, देखिए। लोहिया हिंदुस्तान की राजनीति के बिटनिक थे। भारतीय राजनीति को उनकी जरूरत थी। पाखंड और राग द्वेष से भरी राजनीति को सचमुच तोड़ने वाले राम मनोहर लोहिया की जरूरत हमें हमेशा खटकती है। विद्यार्थियों, यहाँ पे बिटनिक का अर्थ है जिसमें बताया गया है कि लोहिया हिंदुस्तान की राजनीति के बिटनिक थे, मतलब वो हिंदुस्तान की राजनीति की पुरानी धारणाओं को, पुराने मानदंडों को फोड़ बिल्कुल नहीं करते थे, उनको उसी तरह एज इट इज नहीं अपनाते थे, उनमें सुधार की आवश्यकता को महसूस करते थे। वो किसी प्रकार के प्रतिमानों को, किसी प्रकार की पुरानी मानसिकता को स्वीकार नहीं करते थे। इसी के साथ डॉक्टर लोहिया ने अपने चुनाव क्षेत्रों में दिए गए भाषणों में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार भी प्रचार किया। अल्पसंख्यकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उनके सहायकों ने ऐसे वक्तव्य न देने की सलाह दी। इस पर लोहिया का जवाब यह था कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो मत पाने के इरादे से अपना मत बदल दे या छिपा दे। जातिवाद और आरक्षण। डॉक्टर लोहिया अपने कई विचारोत्तेजक नारों के लिए याद किए जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख नारा था, जाति तोड़ो। डॉक्टर लोहिया के अनुसार जो लोग छोटी जाति के कहलाते हैं, मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि खाली एक पुराने और सड़े हुए शास्त्र ने उन्हें नीचा बनाया हुआ है और उस शास्त्र को ठोकर मारना आवश्यक हो गया है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक वर्गों को खत्म करने की कोशिश की, किंतु वे यह नहीं समझ सके कि ये वर्ग अपने आप को जाति में बदल लेते हैं। आर्थिक वर्गों की आंतरिक रचना शिथिल होती है, जबकि जातियों का स्वरूप अचल और स्थिर है। भारतीयों को वर्ग और जाति दोनों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
जो लोग शूद्र और द्विज के बीच विवाह को मान्यता देने से इनकार करें, उन्हें प्रशासन और फौज में भर्ती के लिए अयोग्य माना जाए। लोहिया के अनुसार जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन जाति पर सही मानों में हमला शुरू होगा। लोहिया इस तरह के पहले समाजवादी नेता थे जिन्होंने हमें यह सिखाया कि 3% उच्च वर्णियों के वर्चस्व पर आधारित भारतीय जाति प्रथा का संपूर्ण नष्ट किए बिना भारत में समाजवाद कायम नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि जाति तोड़ो। इस प्रकार से उन्होंने यह कहा कि जब वर्ग और जाति दोनों को एक साथ तोड़ने की जब हम कोशिश करेंगे, तभी जाकर के जाति जो है टूट पाएगी। और शूद्र और द्विज दोनों में अगर विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है, तो फौज में भर्ती करने के लिए इन्हें अयोग्य करार कर देना चाहिए। प्रशासन में और फौज में भर्ती देने के लिए अयोग्य करार कर देना चाहिए। द्विज का मतलब यहाँ शूद्र का मतलब यहाँ निम्न जाति से है और द्विज का मतलब यहाँ ब्राह्मणों से है। विद्यार्थियों, लोहिया के अनुसार जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन जाति पर सही मायनों में हमला शुरू हो जाएगा। और लोहिया इस तरह पहले समाजवादी नेता थे जिन्होंने ये सिखाया कि 3% उच्च वर्णियों के वर्चस्व पर आधारित भारतीय जाति प्रथा को संपूर्ण नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मतलब उच्च वर्ण के लोग कितने हैं? मात्र 3% हैं। और इसी के आधार पर हमें जाति प्रथा को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, तभी जाकर के समाजवाद स्थापित हो सकता है। अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए डॉक्टर लोहिया सेना, प्रशासन और संसद और विधानमंडलों में 60% आरक्षण की वकालत करते थे। उनका कहना था कि इन वर्गों के व्यक्तियों को ऊंची जगहों पर बैठाओ, क्योंकि जब ये उन जगहों पर बैठेंगे, मौका पाएंगे, तो इनके दिमाग के दरवाजे भी खुलने लगेंगे। इधर 3000 बरस से इनके दिमाग के दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि इनको ऊंची जगहों पर बैठने का मौका नहीं मिला है। अन्य सब पार्टियों का मकसद है पहले योग्यता फिर अवसर। फिर समाजवादी दल कहता है कि पहले अवसर और फिर योग्यता। मतलब अन्य पार्टियों का मकसद क्या है? पहले योग्यता फिर अवसर। लेकिन समाजवादी दल कहता है कि पहले अवसर मिलना चाहिए, तब उसके बाद योग्यता देखनी चाहिए। संसद बनाम उच्चतम न्यायालय। 1967 में गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा जिसमें मौलिक अधिकारों में कोई कमी या कटौती होती हो। इस निर्णय से देश में एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई और संसद उच्चतर है अथवा उच्चतम न्यायालय, ये बहस पूरे देश में छिड़ चुकी थी। प्रजा समाजवादी दल के नाथ पैम ने एक निजी प्रस्ताव संसद में पेश किया, जिसके तहत संसद को यह अधिकार दिए जाने की व्यवस्था की कि वह संविधान में संशोधन करके मूलभूत अधिकारों में कटौती कर सकती है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकारी पक्ष इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा था और लोहिया, आचार्य कृपलानी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका डटकर विरोध किया। लोहिया के अनुसार इस विधेयक का क्षेत्र मात्र यही तक सीमित नहीं है कि संसद सर्वश्रेष्ठ है अथवा उच्चतम न्यायालय, बल्कि इस कानून के बहाने हम सरकारों के हाथों में वह शस्त्र देने जा रहे हैं जिसका मनमाना उपयोग वह कर सकता है। लोकतंत्र अहिंसात्मक साधनों का समर्थन। लोकतांत्रिक अहिंसात्मक साधनों का समर्थन। जब गांधीवादी साधनों और हिंसात्मक क्रांति के बीच चयन का सवाल उठा, तो लोहिया ने गांधीवादी नीति को चुना। उनका ये पक्का विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जनव्यापी आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ गांधी जी ही कर सकते थे। रूस की तानाशाही व्यवस्था और स्टालिन द्वारा रचे हत्याकांड को दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने चुपचाप सहा और इसका समर्थन भी किया, लेकिन लोहिया जी लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। लोहिया का विश्वास था कि गांधी जी का मार्ग सिर्फ भारत के लिए ही सर्वोपरि नहीं है, बल्कि नई मानवता और सभ्यता के निर्माण में भी यही उपयोगी होगा। उन्होंने अफ्रीकी राष्ट्र इथियोपिया पर हुए इटली के आक्रमण और चीन पर जापान के आक्रमण की कटु निंदा की। लोहिया ने अपना ध्यान एशिया और अफ्रीका की गुलाम जनता पर केंद्रित किया। वे चाहते थे कि इन दो महाद्वीपों के लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाकर साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़ें। लोहिया के अनुसार व्यक्ति और समुदाय को यह अधिकार है कि वे सत्याग्रह करते हुए कानून भंग कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, समाजवाद के विषय में डॉक्टर लोहिया के विचार। डॉक्टर लोहिया ने गांधीवाद और मार्क्सवाद, इन दो सिद्धांतों को मिलाकर भारतीय अथवा एशियाई समाजवाद का निर्माण किया। पाश्चात्य ढंग से समाजवाद का अनुकरण करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों को जुड़वा राक्षसी शक्तियां बताया और यह विश्वास व्यक्त किया कि अंततः जीत समाजवाद की ही होगी।
इतिहास चक्र की अवधारणा। डॉक्टर लोहिया ने यह कहा कि इतिहास अपने निश्चित चक्र के अनुसार घूमता रहता है। समय चक्र के कारण यह संभव है कि आज देश चरम शिखर पर है, कल वह पतन के गर्त में भी गिर सकता है। लोहिया ने द्वंदात्मक पद्धति की अपनी एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करी। उन्होंने बताया कि जाति और वर्ग इतिहास को गति प्रदान करते हैं, अर्थात इन दो शक्तियों की हलचल से ही इतिहास बनता है। जाति रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतीक है, जबकि वर्ग गतिशील अथवा सक्रिय ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। जातियां शिथिल होकर वर्गों में परिणत हो जाती हैं और वर्ग संगठित होकर जातियों में बदल जाते हैं। तो जाति रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतीक है, इसलिए जाति को खत्म कर देना चाहिए, और वर्ग गतिशील सक्रिय ताकतों को प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वर्ग भी खत्म हो जाने चाहिए। जाति शिथिल होकर वर्गों में परिणत की हो जाती है और वर्ग संगठित होकर जातियों में बदल जाते हैं, इसलिए जाति और वर्ग का बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। समाजवाद के विषय में उनके विचार हैं कि लोहिया ने कहा कि समाजवाद की परिभाषा दो शब्दों में इस प्रकार की जा सकती है कि समता और समृद्धि। गरीबी के समान बंटवारे का नाम है समाजवाद। गरीबी के समान बंटवारे का नाम समाजवाद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समृद्धि का अधिक से अधिक समान वितरण समाजवाद कहलाता है। समृद्धि यानी उन्नति, विकास का समान बंटवारा होना चाहिए। देश और काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण बताए। पहली बात उन्होंने कही कि सभी महत्वपूर्ण उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। जाति प्रथा को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाना चाहिए। भारत में समाजवाद इसको जाति प्रथा को नष्ट किए बिना नहीं आ सकता। समाजवादियों को चाहिए कि वे पूरी ताकत से जाति प्रथा पर धावा बोले और उसे ध्वस्त कर दें। डॉक्टर लोहिया ने किसानों की इन प्रमुख मांगों पर बल दिया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, कृषि भूमि का पुनर्वितरण हो, कृषि उपज के मूल्य और मशीनों द्वारा उत्पादित माल की कीमतों में संतुलन बना रहे। डॉक्टर लोहिया गरीबी हटाओ का नारा देने वाले पहले समाजवादी नेता थे। डॉक्टर लोहिया आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उन्होंने उत्पादक पूंजी की कमी और काम चाहने वाले स्त्री पुरुषों की एक विशाल फौज बताया कि हमारे देश में जो है उत्पादक पूंजी की कमी है और काम चाहने वाले स्त्री पुरुषों की बहुत विशाल फौज है। इसलिए अमेरिका, रूस या अन्य उन्नत औद्योगिक देशों की नकल करने से हमारा भला नहीं होगा। हमें तो सिर्फ कम खर्च वाली छोटी-छोटी मशीनें चाहिए, जिससे कि देश की विशाल जनता को रोजगार भी सुलभ हो सके और देश में उत्पादन बढ़ सके। लोहिया कहते हैं कि भारत की जिन समस्याओं का समाधान न पूंजीवाद में है और न ही मार्क्सवाद में, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों ने भी पूंजीवादी राष्ट्रों की तरह केंद्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना है। नई समाजवादी व्यवस्था न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में ही विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगी। इसके लिए उन्होंने चौखंबा राज 4 पिलर स्टेट इस उक्ति का प्रयोग किया, मतलब कि प्रशासनिक ढांचे की नींव 4 खंभों, गांवों, जिला, प्रांत और केंद्रीय प्रशासन पर रखी जाएगी। उन्होंने चौखंबा राज की जो बात की, इसी के आधार पर जो है समाजवाद स्थापित होगा। गांव, जिला, प्रांत और केंद्रीय प्रशासन। प्राथमिक शिक्षा के सभी विशेष स्कूल बंद कर दिए जाएं, अर्थात प्राथमिक स्तर तक सभी को एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाए। सार्वजनिक जीवन के हर अंग में अंग्रेजी भाषा हटे। लोहिया ने सभी भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा दिलाई और वे संसद में कभी भी अंग्रेजी नहीं बोलते थे। वे कहा करते थे, हम जब वोट मांगने जाते हैं तब लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु संसद में बोलना हो तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे लोक द्रोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जाएगा, इसलिए वो हमेशा हिंदी का ही प्रयोग करते थे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ब्रिटिश जातियों को 60% आरक्षण मिले। जिन धंधों के लिए खास हुनर की आवश्यकता है, जैसे सर्जन यानी शल्यकार का काम, उनमें आरक्षण नहीं चलेगा, परंतु पुलिस, प्रशासन, विधायक या सांसद के काम और खास हुनरों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए वहां आरक्षण नियम लागू होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया और हमें चाहिए कि हम जनता को जागृत और चैतन्यमय बनाकर समाजवादी उद्देश्यों को सिद्ध करें और न कि शस्त्र बल के द्वारा। इसके साथ ही विद्यार्थियों लोकतंत्र और समाजवाद के बारे में डॉक्टर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू के विचारों को हमने स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। एक बार हम इसका सार संक्षेप सरसरी निगाह से देखते हैं। सबसे पहले हमने जवाहरलाल नेहरू और उन विभूतियों में से थे जिनका मृत्यु के साथ अंत नहीं हो सकता। उनका जीवन 20वीं शताब्दी के भारतीय राष्ट्रीय इतिहास का अभिन्न अंग है। नेहरू जी के जीवन को हमने देखा। 14 नवंबर
1889 को इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। 1912 में वकालत पास करके इंग्लैंड के में स्वदेश लौटे और पूरे प्राणपण से देश की सेवा में जुट गए। अपने जीवन के करीब 11 वर्ष उन्होंने जेल में बिताने पड़े और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 1947 में उन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। जीवन मूल्यों के बारे में बात करें तो गांधी और नेहरू दोनों मानवतावादी थे। ब्रिटेन में अपने शिक्षा काल के दौरान नेहरू हेरल्ड लास्की से प्रबुद्ध समाजवादियों के संपर्क में आए। 1947 के बाद नेहरू जी भारत की अर्थव्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली के विकास में जुट गए। नेहरू का लोकतांत्रिक रूप उन्होंने बताया कि नागरिक स्वतंत्रताओं में आस्था उनकी थी। संसदीय लोकतंत्र और संसदीय संस्थाओं के विकास में उनका योगदान रहा। संसद में विपक्ष की कटु आलोचना को वे धैर्य पूर्वक उनका सामना करते थे। लोकतंत्र का अर्थ शोषण से मुक्ति होना ही चाहिए, अर्थात आर्थिक जनतंत्र। लोकतंत्र का उन्होंने अर्थ बताया शोषण से मुक्ति, यानी कि आर्थिक जनतंत्र होना चाहिए। सामाजिक न्याय का समर्थन किया। जातिवाद पर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने राजनीति को मजहब से अलग रखने पर बल दिया। लोकतंत्र में सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास किया। समाजवाद के विषय में नेहरू जी ने कहा कि इतिहास की भौतिक व्याख्याओं का समर्थन किया। उन्होंने उनका विश्वास था कि भारत की अपनी गरीबी को मिटाना है तो समाजवादी रास्ता हमें ग्रहण करना होगा और जमींदारी उन्मूलन पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें मजदूरों को संगठित होने में मदद करनी चाहिए। नेहरू ने समाजवाद को साम्राज्यवाद का शत्रु भी बताया। समाजवादी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास 1955 में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना पर घोषित किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी। इसके साथ ही नेहरू जी साम्यवादी व्यवस्था के दोषों से अनजान नहीं थे। नेहरू ने मार्क्सवाद का अंधा समर्थन नहीं किया, कम्युनिस्ट रूस की दमनकारी नीतियों और हिंसा को कभी नहीं स्वीकारा और उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया। डॉक्टर लोहिया भारत के समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्हें विद्रोही प्रवृत्ति के एक बौद्धिक राजनीतिक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में अकबरपुर कस्बे में हुआ था। 1929 में उन्होंने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। बर्लिन जर्मनी के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1934 में उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। 1953 में लोहिया ने प्रजा समाजवादी पार्टी के महासचिव का पद ग्रहण किया। 1963 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और 12 अक्टूबर 1967 को विलिंगटन अस्पताल में उनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। लोहिया ने मुख्य रूप से निम्नलिखित स्वतंत्रताओं पर और अधिकारों पर प्रतिपादन किया। काम का अधिकार, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार, सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। समानता लोकतंत्र का मूल मंत्र है। नर और नारी यानी स्त्री पुरुष समानता की बात की उन्होंने। जन्म और जाति संबंधी असमानताओं की समाप्ति करी। जाति तोड़ों की बात करी। योजनाबद्ध उत्पादन ताकि पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके। भौतिक समानता और आध्यात्मिक समानता दोनों को आवश्यक है। स्त्री पुरुष समानता का प्रबल पक्षधर थे वो और समान नागरिक संहिता का जोरदार प्रचार किया। जातिवाद और आरक्षण लोहिया का प्रमुख नारा था जाति तोड़ो। छोटी जातियों को एक पुराने और सड़े हुए शास्त्र ने नीचा बनाया हुआ है। भारतीयों को वर्ग और जाति दोनों को एक साथ तोड़ने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों और आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोहिया ने 60% आरक्षण की भी वकालत करी। संसद बनाम उच्चतम न्यायालय। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि ऐसा कोई कानून बने कि संसद संविधान में संशोधन करके नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में कटौती करे। लोकतांत्रिक अहिंसात्मक साधनों का समर्थन। जब गांधीवादी साधनों और हिंसात्मक क्रांति के बीच चयन का सवाल उठता है तो लोहिया ने गांधीवादी नीति को चुना। समाजवाद के विषय में डॉक्टर लोहिया ने बताया कि पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों को जुड़वा राक्षसी शक्तियां बताया और लोहिया की इतिहास चक्र की अवधारणा। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के कई लक्षण बताए। सभी महत्वपूर्ण उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। जाति प्रथा का उन्मूलन कर देना चाहिए। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर देना चाहिए। आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण अर्थात चौखंबा राज की बात की इन्होंने। अंग्रेजी हटाओ की बात करी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए 60% आरक्षण की बात करी। इस प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों प्रश्नावली में कुछ प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र विषयक विचारों पर एक लघु निबंध लिखिए। नेहरू जी समाजवाद के बारे में एक दृढ़ विचार रखते थे।
इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। लोकतंत्र और समाजवाद के विषय में डॉक्टर लोहिया के विचारों की समीक्षा करनी है। और अथवा में बताया कि डॉक्टर लोहिया एक प्रखर लोकतंत्रवादी और दृढ़ समाजवादी थे। इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।